हेलो बच्चों। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैं सेकंड लेक्चर यहाँ पे दे रही हूँ आपको। ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने कुछ आपको मेन थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई थी जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी थी। ठीक है। और आज के लेक्चर में भी मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ जो शब्दावली है उसको पढ़ाऊँगी, जो आपने पीछे नहीं पढ़ा है। इसी में आप पढ़ोगे उसको। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखो, पहले तो ये देख लो आप कि किसी चालक की चालकता क्या होती है। ठीक है। तो किसी चालक की चालकता को हम किस तरह से आप प्रदर्शित करते हो कि क्या होता है, उस चालक में कितनी करंट बह रही है। ठीक है ना। तो उस चालकता जो तार है, जो चालक तार है, उसमें कितनी करंट बह रही है, तो उस करंट का जो प्रवाह होता है। ठीक है। तो उस प्रवाह मतलब कितनी सरलता से बह रही है। ठीक है। या क्या उसकी सहजता है, उस सहजता को हम क्या बोल देते हैं, विद्युत चालकता बोल लेते हैं। अब यहाँ पे बात करूँ वैद्युत अपघटनीय चालकता की, तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं, वैद्युत अपघट्य सेल होते हैं, तो उनमें क्या होगी, जो करंट फ्लो होगा उसको हम वैद्युत अपघटनीय चालकता कहेंगे। अब वो किसकी वजह से होगा, जो भी आयंस उसमें उपस्थित होंगे उनकी वजह से। तो इस प्रकार हम क्या बोलेंगे कि किसी वैद्युत अपघट्य विलयन से जो विद्युत धारा के प्रवाह की सहजता है, उसे हम क्या बोल लेंगे, उस वैद्युत अपघट्य विलयन की विद्युत चालकता बोल लेंगे। ठीक है। अब वैद्युत अपघट्य जो विलयन है उसकी जो चालकता है, उससे संबंधित कुछ यहाँ पे मूलभूत अवधारणाएं हैं, कुछ शब्दावलियां हैं, उनका मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। ठीक है। तो पहला इसमें जो है, थोड़ा सा इसमें आप ओम का नियम देख लीजिए। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही आता है आपका 2 नंबर का। तो ओम का नियम क्या कहता है कि कोई चालक है, यानी कोई तार है, उसमें जो विभवांतर होता है। ठीक है। विभवांतर मैंने 11 में आपको थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में दिया था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं। ठीक है। तो जो अपने अपने जिनके होते हैं, अब किन्हीं दो का निकालना है हमें, तो उन दोनों के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं उनके अंतर को हम, ठीक है, विभवांतर में नाप लेते हैं। ठीक है। तो वोल्ट में हम करते हैं, बताया था मैंने कि जैसे रिडक्शन वाले होते हैं उनका पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जो ऑक्सीडेशन वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका नेगेटिव वैल्यू आती है। ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो उसमें थोड़ा बहुत मतलब बात हुई थी इसकी। ठीक है। तो कह रहा है कोई चालक है, यानी कोई तार है, उसमें कितना विभवांतर है, इसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। इसका मेजरमेंट हम ऐसे करेंगे कि कह रहा है कि जो विभवांतर होगा उस चालक तार का, वो क्या होगा, उसमें जो बहने वाली विद्युत धारा है, यानी जो करंट है, उस विद्युत धारा के क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। ठीक है। तो जितना मतलब विद्युत धारा बह रही होगी, उतना ही क्या होगा, विभवांतर की माप भी होगी। ठीक है। तो विभवांतर को आप विद्युत धारा से इजीली क्या कर सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विद्युत धारा यानी करंट I के बराबर होता है। ठीक है। अब आप प्रोपोर्शनल हटाना चाहते हो तो इसके जगह एक कांस्टेंट R लगा देना, और तब इक्वल टू क्या करोगे, V इक्वल टू सीधे कर दोगे RI। ठीक है। I स्मॉल लिखो, I कैपिटल लिखो आप। R यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है। और प्रतिरोध हमेशा क्या होता है, विद्युत धारा के उल्टे चलता है। ठीक है। अवरोध की माप होता है वो। ठीक है। तो विद्युत धारा के अवरोध की माप अभी आगे कर लेते हैं। देखो ये शब्दावलियां हैं, इसमें पहला प्रतिरोधी है। प्रतिरोध को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो प्रतिरोध को कैसे डिफाइन करोगे आप, कि कोई चालक है ना, यानी कोई तार है, उसमें जो विद्युत धारा बह रही है, उस विद्युत धारा के विपरीत जो अवरोध की माप होती है। विद्युत धारा अगर सपोज करो लेफ्ट डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है, तो अब राइट डायरेक्शन से जो आप मापोगे, ठीक है, उस विद्युत धारा को अवरोध करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है, तो जो विद्युत धारा की जो अवरोध की माप होगी, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है। तो ये सीधे हो जाएगा। अब जो तार होगा, ठीक है, तार में बात कर रही हूँ मैं कि किसी तार में, यानी किसी चालक तार में क्या होगा, विद्युत धारा बह रही होगी, तो उस तार की कुछ लंबाई होगी, उस तार की कुछ चौड़ाई भी होगी। ठीक है। तो इससे कर लेती हूँ मैं। तो जो वैद्युत प्रतिरोध होता है R, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस तार की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात के। ठीक है।
ठीक, तो इस तरह से कर लेते हैं। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है मुझे, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, एक साइन लगा देती हूँ, इसे रो से हम डिनोट करते हैं, तो रो एल अपॉन ए, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, अगर आपको इसका मात्रक निकालना है तो देखो मैं बता देती हूँ, r इक्वल टू रो का मात्रक मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ओम होता है, और लंबाई आप सेंटीमीटर में लेंगे, चौड़ाई भी आप सेंटीमीटर में लेंगे, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या आ जाएगा, सिर्फ ओम आ जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध। अब प्रतिरोध है और विशिष्ट प्रतिरोध है, तो विद्युत धारा के अवरोध की माप तो प्रतिरोध हो गया। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा कि कोई तार ले रखा है आपने जो 1 सेंटीमीटर लंबा है, और उसकी जो चौड़ाई है यानी जो उसकी अनुप्रस्थ काट है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लंबाई है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो, उस तार का जो प्रतिरोध है, ठीक है, उस तार का जितना भी प्रतिरोध आएगा वो क्या कहलाएगा, उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए देखो, इसको रो से डिनोट करते हैं, आपने यहाँ पे भी लगाया था, ये देखो जस्ट अपोजिट कर लेना इसका, यही वाला जो फॉर्मूला है। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या कर रखा है रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल किया, अब रो इक्वल टू आर, ठीक है, और ए क्या ले रखा है आपने, सेंटीमीटर स्क्वायर में ले रखा है, एल किस में ले रखा है, सेंटीमीटर में ले रखा है, यानी 1 सेंटीमीटर लंबाई है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चौड़ाई है, तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो रो इक्वल टू क्या बच जाएगा आपके पास, आर और सेंटीमीटर बच जाएगा। ठीक है, तो अब रो इक्वल टू आर सेंटीमीटर। ठीक है, तो रो का मात्रक क्या हो जाएगा, आर का मात्रक यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है, और सेंटीमीटर तो यहाँ ऑलरेडी है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर हो जाएगा, या आप इसे क्या बोलते हो, ठीक है, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ इतना ही मात्रक है, ये नेक्स्ट वाले में आएगा फिर जो उल्टे में करना है। देखो नेक्स्ट है आपका क्या, चालकता। ठीक है, किसी तार की चालकता क्या होती है, तो चालकता मतलब कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब करंट फ्लो कितनी हो रही है, कितनी करंट फ्लो होगी, जितना प्रतिरोध होगा उसके व्युत्क्रम क्या हो जाएगी, जो विद्युत धारा बह रही होगी, प्रतिरोध के व्युत्क्रम जो विद्युत धारा होगी उसकी माप क्या कहलाती है, चालकता कहलाती है। तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि आई के व्युत्क्रम यानी 1/r लिख दिया मैंने। ठीक है, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ठीक है, यानी विद्युत धारा जो जितनी भी बह रही थी उसमें इसका विद्युत धारा का व्युत्क्रम कौन होता है, प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं हम, चालकता कहते हैं। ठीक है ना, इसे किससे डिनोट करते हैं हम, सी से डिनोट करते हैं, तो सी इक्वल टू सीधे क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी ये 1/r। ठीक है, अब इसकी यूनिट निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, c इक्वल टू 1/r कर लिया आपने, तो c इक्वल टू 1/r की यूनिट क्या है, ओम है। ठीक है, और ऊपर जाके मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो कंडक्टिविटी c का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। इसे आप उल्टा इनवर्स, ये -1 नहीं लिखना है तो आप मोल लिख लो, या फिर साइमन लिख लो, साइमन SIMEN, साइमन, या फिर S लिख लो सीधे। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, यूनिट्स है। ठीक है, हो गया, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब आगे विशिष्ट चालकता है। ठीक है, तो जैसे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, वैसे ही विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकता कहेंगे। ठीक है ना, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, कप्पा से डिनोट करते हैं। के लिखना, थोड़ा उसको इस तरह से मुड़ा देना। ठीक है, मेरे पास सिंबल नहीं था तो मैंने के ही लिख दिया। ठीक, तो के से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सीधे बोल रहा है कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, रो, तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी 1/ρ। ठीक है, अब रो का मात्रक लिख लेना, क्या करोगे, आगे आगे वाली स्लाइड पे लिखती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जगह खाली है, तो क्या कर दिया आपने, कप्पा इक्वल टू 1/ρ कर दिया, तो कप्पा इक्वल टू 1/ρ, मतलब इसका आपने साइन बनाया था अभी, क्या, ओम, ओम। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, आपने क्या कर लिया है,
आपने क्या करा, कप्पा इक्वल टू कप्पा, ये पैनी कैसा हो जा रहा है, 1/रो। तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/रो का मात्रक क्या है, मात्रक निकालने की बात करूँ मैं, ओम सेंटीमीटर है रो का मात्रक। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इसको फिर हटा देती हूँ, बार बार हटाना पड़ेगा, स्लाइड रखनी पड़ेगी एक खाली, है ना। तो ओम सेंटीमीटर, अब कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम भी ऊपर चला जाएगा, ओम इन्वर्स हो जाएगा, और सेंटीमीटर भी ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगी। तो आप नेक्स्ट यूनिट इसकी ऐसे भी लिख सकते हो कि ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स को साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका कप्पा का ये लिख लो, चाहे ये वाला मात्रक लिख लो। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है आपका मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब मोलर कंडक्टिविटी में क्या हो जाएगा, मोलर नाम से पता चल रहा है, मोलों की संख्या। ठीक है, तो कोई विलियन ले रखा है आपने, और उसका उस विलियन की कोई निश्चित मात्रा है, यानी कोई निश्चित आयतन है उसका। ठीक है, तो किसी विलियन की जो निश्चित आयतन होगा, उसमें उस कोई आपने जो वैद्युत अपघट्य ले रखा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी 1 मोल द्वारा जब हम काउंट करते हैं कि 1 मोल मतलब किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 मोल क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब 1 मोल द्वारा कुछ आयन तो बनेंगे, तो उन आयनों के कारण क्या हो रही है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, या कितनी कंडक्टिविटी, कितनी चालकता है उस वैद्युत अपघट्य विलयन की वजह से। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। तो नॉर्मल आप ऐसे बोल लो कि किसी विलयन की जो एक निश्चित आयतन में उपस्थित, ठीक है, उस वैद्युत अपघट्य के 1 मोल से जितने भी आयन बने हैं, तो उन आयनों की जो चालकता शक्ति होती है वो क्या कहलाती है, मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, हो गया। तो ये है, अब देखो मोलर कंडक्टिविटी, इसको आप इस तरह से उल्टा V समझ लेना। ठीक है, इस तरह छोटा सा थोड़ा निकला होता है, और M, तो मोलर कंडक्टिविटी इस तरह से डिनोट करेंगे, और इक्वल टू होगी कप्पा इंटू V के। ठीक है, अब वॉल्यूम मैंने क्या बोला कि हमने क्या ले रखा है, वॉल्यूम माना मैंने 1000 ml ले रखा है, यानी 1 लीटर ले रखा है। अब 1 लीटर ले रखा है मैंने, यानी 1000 ml ले रखा है, तो उसमें कुछ ना कुछ उस वैद्युत अपघट्य की कंसंट्रेशन होगी, तो वो क्या हो जाएगी, C हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये कप्पा रहेगा, और ये 1000 रहेगा, और ये C यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब आपको इसकी यूनिट अगर निकालनी है, तो यूनिट निकालने के लिए आप क्या कर लोगे, ठीक है, कप्पा की यूनिट आपने अभी यहाँ पे क्या लिखी थी, पीछे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स लिखी थी। ठीक है, तो ये कप्पा की जगह मैंने साइमन सेंटीमीटर इनवर्स लिख लिया। 1000 लीटर है ये, इसको मैं मिटा देती हूँ। 1000 लीटर है ये, तो इसको 1 लीटर है ये, इसका मतलब 1000 ml है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकती हूँ। ठीक है, क्यूब हो गया। अपॉन कंसंट्रेशन को आप किस में करते हो, किसमें, 1 मोल काउंट किया है आपने ना, तो मोलैरिटी में यानी मोल में आपने काउंट करके 1 मोल है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर पूरा कट जाएगा, तो साइमन बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 प्लस का था देखो, और सेंटीमीटर इनवर्स वो माइनस में था वो, तो वो तो हो गया। तो यहाँ सेंटीमीटर अब क्या बच गया, स्क्वायर बच गया, और ये मोल ऊपर जाके क्या बन जाएगा, मोल इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, यानी मोल की पावर 1 बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने सीधे ही लिख दिया है कि क्या है, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स है। ठीक है, तो इसको आप कर लेना। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि जो आयनिक यौगिक होंगे, ठीक है, अब उनमें जो चालकता होगी उसका मापन आप किस तरह से करोगे। ठीक है, तो आयनिक यौगिकों में जो चालकता का मापन है, उसके लिए आप एक ब्रिज या एक सेतु यूज़ करते हो, उसे व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। और इस व्हीट स्टोन सेतु को आप क्या कर लेते हो, किसी चालकता सेल से जोड़ लेते हो, और इस प्रकार हम क्या करते हैं, अगर 4 या कुछ प्रतिरोध दिए हुए हैं आपको, और उनमें से कोई एक अज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है, जिसका मान आपको ज्ञात नहीं है, तो उसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो, जो ये इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, तो व्हीट स्टोन सेतु में क्या होता है, कोई विद्युत अपघट्य आपने विलयन ले लिया, उसमें आयन रहेंगे। ठीक है, तो उन आयनों से क्या होगा, मतलब कुछ ना कुछ उसकी कंडक्टिविटी क्रिएट होगी। ठीक है, अब कंडक्टिविटी मतलब चालकता या विद्युत धारा बहेगी, विद्युत धारा बहेगी तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
उसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध को आसानी से माप सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, हम एक धातु की तार को लेते हैं। ठीक है, इस तरह से देखो ये लूप बना हुआ है, ए बी लगा लेना आप, सी और डी। ठीक है, इनके क्या हैं, यहाँ अलग अलग क्या लगे हुए हैं, प्रतिरोध लगे हुए हैं। ठीक है, जिसमें से क्या है आपके जो यहाँ पे देख लेना आप इसको ढंग से, जो R1 है और R3 है, ये क्या है, यहाँ पे शायद हो सकता है यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रखा होगा लिखने में R1 R2 में। तो R1 R3 या किसी किन्हीं दो को आप क्या कर लो, ज्ञात प्रतिरोध कर लो। ठीक है, और किसी एक को, मतलब मैंने मान लिया अपने टेक्स्ट के हिसाब से कि कोई दो क्या है, ज्ञात प्रतिरोध है, एक क्या है, अननोन प्रतिरोध है, अज्ञात प्रतिरोध है, और एक प्रतिरोध जो होगा, ठीक है, R3 मान लिया मैंने, वो क्या होगा, परिवर्तनीय प्रतिरोध होगा। उसका मान आप क्या कर सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो प्रतिरोध का मान। ठीक है, ये चारों क्या होते हैं, इस तरह से एक गैल्वेनोमीटर से जुड़े हुए होते हैं बीच में। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का काम है विक्षेप का काम। ठीक है, जैसी कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ प्रोवाइड होगी, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से जितनी भी आई गैल्वेनोमीटर में, यहाँ से जितनी आई पहुँचेगी और क्या होगी, फिर इनमें पहुँच जाएगी। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, विक्षेप का, इस तरह से विक्षेप। ठीक है, इधर सुई इधर इधर खिसकती रहेगी। ठीक है, और ये सारे क्या होंगे, इधर एक बैटरी से इस तरह से जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक हो गया, तो बैटरी से जुड़ जाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे एक कोई कुंजी लगी हुई होगी, स्विच लगा हुआ होगा, जैसे यहाँ स्विच ऑन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ या फिर यहाँ कहीं पे भी लगा दो कुंजी, इधर लगा दी मैंने, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हुई यहाँ से। तो जब क्या होगा, इस R3 को, R3 या R2 को, जिसको भी मानो आप, एक परिवर्तनीय प्रतिरोध, इसको हम क्या कर सकते हैं, शून्य प्रतिरोध में लाएंगे। ठीक है, शून्य प्रतिरोध में लाएं, इस प्रकार समायोजित करेंगे कि इसमें क्या हो जाए, शून्य प्रतिरोध आ जाए। इस R3 को मानना, बल्कि ना परिवर्तनीय प्रतिरोध, यहाँ पे मैंने 3 नहीं लिखा है और 2 हो रखा है। ठीक है, तो R3 क्या है, परिवर्तनीय प्रतिरोध है। ठीक है, अब इसका आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो प्रतिरोध। तो इसको इस तरह से समायोजित करना है कि इसका प्रतिरोध क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, अब इसका प्रतिरोध शून्य होगा तो एक कंडीशन आएगी, जब गैल्वेनोमीटर भी क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में भी जो करंट होगा या जो भी है वो दिखाएगा नहीं, शून्य विक्षेप रहेगा, इस तरह से शून्य विक्षेप। ठीक है, मतलब न सुई इस साइड है न इस साइड, बीच में है वो। ठीक है, बीच में है। ठीक, इस तरह से। तो तब क्या होगा, आप इस अज्ञात प्रतिरोध R4 का मान आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पे R3 लिख लेना। ठीक है, कि R3 क्या है, एक परिवर्तनीय प्रतिरोध है, और R1 और R2 क्या है, ज्ञात हैं, ये अननोन है यानी अज्ञात है, और ये वाला क्या है, R3 परिवर्तनीय प्रतिरोध है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया है उन्होंने, आप क्या करोगे, इस तरह से ये वाला, फिर ये फॉर्मूला ये वाला मत लिखना आप, फिर इसके हिसाब से ये गलत हो गया ना, आप करना R2 अपॉन R1 इक्वल टू R4 अपॉन R3, इस तरह से कर लेना। अब R4 आपको ज्ञात करना है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, R2 अपॉन R3 R2 R3 अपॉन R1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, R4 मिल जाएगा। ठीक है, तो इनके मान आपको दिए हुए रहेंगे। ठीक है, इसमें शून्य विक्षेप में मतलब R3 का मान तो 0 हो जाएगा, R2 R1 आपको ज्ञात है, तो R4 का मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो कर लोगे इस तरह से, इस फॉर्मूले को सही से लिख लेना, R2 अपॉन R1 इक्वल टू R4 अपॉन R3। तो अब क्या हो जाएगा, R4 इक्वल टू हो जाएगा R2 इंटू R3 अपॉन R1। ठीक है, हो गया। तो अब निकाल लोगे अज्ञात प्रतिरोध R4 का मान। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, आप व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटो, अब आज के लिए इतना ही है। ये थोड़े बहुत कुछ शब्दावली थी, इससे आगे सब कल या परसों में करेंगे। ठीक है, चलो।